नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अंकुर क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। मध्यकालीन भारत के इतिहास में अब हम बात करेंगे कि मध्यकालीन भारत में सैयद वंश के बारे में हम लोगों ने कल जाना था कि सैयद वंश में कौन कौन से शासक आते हैं, उनके बारे में थोड़ी चर्चा की थी। अब हम उसके आगे की चर्चा करेंगे। जो सैयद वंश है, सैयद वंश का संस्थापक जो होता है, जो सैयद वंश का संस्थापक होता है वो खिज्र खां को बोला जाता है। किसको? खिज्र खां को सैयद वंश का संसाधक वो संस्थापक था। तैमूर जो था, तैमूर खां जब दोबारा से दिल्ली सल्तनत में आते हैं तो क्या देखते हैं कि अपना प्रशासन कौन दे देते हैं, वो किसको? खिज्र खां को दे देते हैं। और खिज्र खां जो है तैमूर का प्रतिनिधित्व बताते हुए कि उनके भाई बेटा जो है तैमूर का शाहरुख, मैं उसके प्रतिनिधि से यहाँ पर अपना शासनकाल चला रहा हूँ, इतनी बात कहता है। खिज्र खां जो था उसने एक उपाधि धारण की थी। किसने? खिज्र खां ने। खिज्र खां की जो उपाधि है, खिज्र खां की उपाधि जो है वो कौन सी है? रैयत ए आला। कौन सी? रैयत ए आला क्या है? उपाधि है। किसकी? खिज्र खां की उपाधि है। ये खिज्र खां की उपाधि है। खिज्र खां की उपाधि है। इसके द्वारा चलाए गए तैमूर और उनके शाहरुख के प्रतिनिधित्व हैं। क्या चीज है यहाँ पर? शाहरुख है। ये कौन होता है? तैमूर का बेटा होता है। और तैमूर के द्वारा चलाए गए होंगे सिक्के, उस पर क्या होता है? सुल्तान बनने से पहले या मुल्तान का शासक हुआ करता था। खिज्र खां जो था ये दिल्ली का जब शासक बनता है उससे पहले ये मुल्तान का शासक था। सुल्तान बनने से पहले यह मुल्तान का शासक। कहाँ का? सुल्तान बनने से पहले यह मुल्तान का शासक था। और क्या होता है? मुल्तान जो था, मुल्तान का जिस टाइम शासन पीरियड था, शासन के दौरान दीपालपुर के शासक कौन थे? शांगा। हमने कल ये बात की थी। सारंग खां थे, सारंग खां। और उनसे क्या हो जाता है? खिज्र खां जो है वो पराजित कर देता है। और जब यह अपदस्थ हो जाता है, मतलब कि अगर सारंग खां ने इसको पराजित कर दिया जाता है तो वहां से इसको जनता वो अपनी शासन काल से हाथ धो बैठता है और क्या हो जाता है? इस अपने शासन से अब अपदस्थ कर दिया जाता है। कौन? खिज्र खां को अपदस्थ कर दिया जाता है। तो हमें देखने को वहां पे मिलता है जब ये अपदस्थ कर दिया जाता है, कौन? खिज्र खां मुल्तान के शासन के दौरान, मुल्तान के शासन के दौरान क्या होता है? दीपालपुर
दीपालपुर के शासक क्या नाम है? शासक शारंग खां। शारंग खां क्या कर देते हैं? शारंग खां जो खिज्र खां को क्या कर देता है? पराजित कर देता है। क्या करता है? खिज्र खां को पराजित कर देता है। जो खिज्र खां को पराजित कर देता है, और जब पराजित कर देता है, जब यह अपदस्थ हो जाता है, खिज्र खां जब शासन काल से अपदस्थ हो जाता है, तो वहां पर क्या देखने को मिलता है? तब यह तैमूर का साथ दे देता है। क्या करता है? तब यह तैमूर का साथ दे देता है। और जब यह तैमूर को साथ दे देता है, तो इसके बाद में हमें क्या देखने को मिलता है? जब इसने तैमूर को साथ दे दिया है दोबारा, फिर तैमूर भी खिज्र खां को अपनी सत्ता में जगह दे देता है। क्या करता है? तैमूर भी अपनी सत्ता में खिज्र खां को जगह दे देता है। तैमूर भी अपनी सत्ता में खिज्र खां को जगह दे देता है। जब तैमूर भी खिज्र खां को अपनी सत्ता में जगह दे देता है, यहीं पर आगे चल करके कुछ समय बीतने के बाद में कुछ समय गुजरने के बाद खिज्र खां जो होता है, कौन? खिज्र खां की मृत्यु हो जाती है। क्या होता है? खिज्र खां की मृत्यु खिज्र खां की जब मृत्यु हो जाती है, इनकी कोई खास बात इसमें इनके शासन काल में शायद कुछ अच्छा या बुरा नहीं हुआ। अच्छा या बुरा नहीं हुआ। इसके बाद में हमें देखने को मिलता है खिज्र खां की मृत्यु के बाद क्या होता है कि खिज्र खां जो होता है, खिज्र खां की मृत्यु के बाद वहां का शासक, मतलब कि दिल्ली का वहां का शासक
वहां का शासक मुबारक शाह मुबारक शाह 1414 से 1421 21 बना। कौन बनता है? मुबारक शाह वहां के बनते हैं शासक, और उसके बाद में मुबारक शाह जो होता है वो स्वयं को सुल्तान घोषित कर देता है। मुबारक शाह ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया था। खुद को उन्होंने क्या कर दिया? सुल्तान घोषित कर दिया। और जब सुल्तान घोषित कर दिया था और उसके बाद में खुद को एक स्वतंत्र कर देता है। कौन? मुबारक शाह। मुबारक शाह जब वहां का राजा बनता है तो उसके बाद में खुद को वो क्या कर देता है? बिल्कुल ही स्वतंत्र कर देता है। मैं किसी भी तरीके से तैमूर के अधीन नहीं हूं, और बोलता है कि मैं किसी के अधीन नहीं हूं। मैं किसी के अधीन किसी के तरीके से तैमूर के अधीन नहीं हूं। मैं केवल क्या बोलता है कि मैं केवल खलीफा के उत्तरदायी हूं, और यह उत्तरदायी हूं और यह खुद को सुल्तान घोषित करता है। खुद को सुल्तान घोषित करता है। और आगे क्या देखने को हमें मिलता है? जब यह सुल्तान खुद को घोषित कर देता है और उसके बाद में जब इसने खुद को सुल्तान घोषित और नायब क्या चीज? नायब ए अमीरुल मोमिनीन की उपाधि धारण की।
की उपाधि धारण की। ये मोमिनीन नायब ए अमीरुल मोमिनीन की उपाधि क्या किसने क्या किया था? इस नायब ए अमीरुल मोमिनीन की उपाधि धारण करता है। और उसके बाद में देखने को मिलता है कि जो कहते हैं कि सैयद वंश का सैयद वंश का सबसे अच्छा और योग्य शासक था। कौन? मुबारक शाह अपने प्रतिद्वंदी इसके प्रतिद्वंदी वे थे। मुबारक शाह के खुद से प्रतिद्वंदी वे थे। मुबारक शाह के प्रति बहुत से लोग प्रतिद्वंदी भी थे। जो कि 3 क्षेत्रों में फैले थे। कितने क्षेत्रों में? जो कि 3 क्षेत्रों में, जो कि हम लोगों ने कल भी इसके बारे में बात किया था, लेकिन कुछ पॉइंटों में ही बताया था मैंने। अब यहाँ पर नंबर 1 जो आपका आता है पश्चिमी क्षेत्र में। पश्चिम क्षेत्र में कौन हुआ करते थे? यहाँ पर खोखर हुआ करते थे। कौन? खोखर हुआ करते थे। जो खोखर थे वो कहाँ के? खोखर पश्चिम के क्षेत्र में खोखर हुआ करते थे। और पूरब का जो क्षेत्र था, इधर का पूरब साइड का जो क्षेत्र था, पूरब के क्षेत्र में जौनपुर, जहां क्या लगता था? जौनपुर में कौन था? इब्राहिम शाह था। इब्राहिम और वर्सेस मुबारक शाह। इब्राहिम और मुबारक शाह 1428 ईस्वी में आक्रमण होता है, जिसमें किसके साथ? इब्राहिम के साथ में होता है। और दूसरा 1428 में क्या करता है? चुनौती दे देता है। चुनौती दे देता है। और दक्षिण का जो क्षेत्र था, किधर का?
दक्षिण के क्षेत्र में दक्षिण के क्षेत्र जो था वो मालवा का क्षेत्र हुआ करता था। मालवा का जो क्षेत्र था यहाँ पर क्या पाया जाता है कि ग्वालियर, ग्वालियर के अलय खां, ग्वालियर के अलय खां एवं बयाना से कौन था? बयाना से मोहम्मद खां। मोहम्मद खां चुनौती दे रहा था। चुनौती दे रहा था। क्या चुनौती दे रहा था? कि इनको पराजित कर रहे हैं, दे रहे थे लेकिन इनको पराजित किया। क्या दे रहे थे लेकिन इनको पराजित कर दिया। लेकिन इनको क्या कर देते हैं? पराजित किया। जब यहाँ पर ये मुबारक शाह पराजित हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद में हमें क्या मिलता है? उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र था इसमें कौन थे? खोखर थे। कौन था भाई? खोखर थे। खोखर शासन कर रहे थे। शासन कर रहे थे और कर रहे थे यहाँ के शासक यहाँ के जो शासक हुआ करते थे कौन थे? जसरत हैं। यहाँ के शासक जसरत थे। और जो पूरब में थे, पूरब में कौन हुआ करता था? पूरब में जौनपुर, पूरब में जौनपुर में इब्राहिम ने भी चुनौतियां दी थी। इब्राहिम शाह शासक शर्की वंश का था। शर्की वंश का था। कौन? इब्राहिम शाह, इसे बोला गया है। किस वंश का था? शर्की वंश का था। और दक्षिण में पाया जाता है। किधर साइड में? दक्षिण में ग्वालियर में मिलता है। दक्षिण में ग्वालियर, दक्षिण में ग्वालियर। यहाँ कौन था? अलय खान थे। यहाँ शासन काल अलय खां कर रहे थे। बयाना के मोहम्मद शाह थे। कहाँ के? बयाना के शासक मोहम्मद शाह थे। मोहम्मद खां शासक हैं। मोहम्मद खां शासक हैं। लेकिन इसके बाद में हमको देखने को मिलता है ये सभी जितने भी राजा थे ये इनको क्या कर रहे थे? चुनौतियां दे रहे थे। क्या कर रहे थे? ये जितने भी राजा हैं वो सब इनको
चुनौतियां दे रहे थे कि तुम्हारा राज्य जो है वो हम ले लेंगे। हर चारों तरफ से इनके सामने परेशानियां आ रही थी, हर तरफ से बोला वो इनको चुनौतियां मिल रही थी काफी ज्यादा। जब चुनौतियां मिलेंगी तो XYZ कोई भी शासक होता है क्या हो जाता है, डरता रहता है, ना जाने किस टाइम उस पर हमला हो जाएगा। ये सभी शासक मुबारक शाह सभी शासक चुनौतियां दे रहे थे, चुनौती दे रहे थे। जसरत को लेकर अभियान करता है। किसको? जसरत को लेकर अभियान करता है। लेकिन पराजित हो जाता है। क्या हो जाता है? लेकिन पराजित हो जाता है। लेकिन पराजित नहीं कर पाता है। पराजित नहीं कर पाता है। और जब पराजित नहीं कर पाता है तो उसके बाद में क्या देखने को मिलेगा? जिसमें दोनों पक्षों का काफी ज्यादा बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। हो जब काफी ज्यादा। लेकिन जसरथ अपने आप को आत्मसमर्पण तो नहीं करते हैं। लेकिन जसरथ अपने आप को आत्मसमर्पण तो नहीं करते हैं। आत्मसमर्पण तो नहीं करते हैं। उसके बाद में हमें क्या देखा? जसरथ की जो बीवी थी, बीवी भी अपने को पिता को मारकर उनको ले आया था। जसरथ भी अपनी बीवी को के पिता को मारकर उनको ले आया था। जसरथ भी अपनी बीवी के पिता को मारकर के अपनी बीवी को अपने साथ ले आया था। जो जसरथ की बीवी थी वो जसरथ को मार देती है। जो जसरथ की बीवी है
वो दशरथ को मार देती है, तब दशरथ क्या करता है, तब दशरथ का अंत हो गया, तब दशरथ का अंत हो जाता है। बल्कि उन्होंने खुद को तो आत्मसमर्पण नहीं किया, लेकिन खुद की बीवी से ही वो मारे खा गए, उसने ही उनको मार दिया। लेकिन इसके बाद में क्या होता है, लेकिन और भी थे। जैसे जौनपुर वाले क्या करते हैं, खुद को इतना शक्तिशाली समझने लगते हैं, कि वो दिल्ली पर आक्रमण कर देते हैं, कि वो दिल्ली को भी चुनौतियां देने लगते हैं, दिल्ली को चुनौती देना शुरू कर देते हैं। दिल्ली का जो शासक उस टाइम पीरियड में था, वो कौन था, मुबारक शाह था। कौन, मुबारक शाह। दिल्ली का जो शासक था, कौन, मुबारक शाह। मुबारक शाह ये सीधे पहुंच जाएगा। कौन, और 1428 में 1428 ईस्वी में या होने लगता है, क्या चीज, युद्ध होने लगता है। ईस्वी में युद्ध होने लगता है। जब युद्ध होने लगता है, तो ये जो युद्ध था किस किस के बीच में होता है, मुबारक शाह के बीच में, मुबारक शाह वर्सेस कौन था, इनके अगेंस्ट कौन था, इब्राहिम शाह था। इब्राहिम शाह जो कि था शर्की वंश का हुआ करता था, शर्की वंश। और ये क्या हो जाता है,
पराजित हो जाते हैं। पराजित हो जाते हैं। और ये कौन, वो वारिक शाह जो था, ये काहे का था, ये सैयद वंश का था। सैयद वंश का, शर्की वंश का नहीं था। कौन सा, शर्की वंश का नहीं था। मुबारक शाह जो था वो सैयद वंश का था और इब्राहिम जो था वो शर्की वंश का था। अब यहाँ पर हम यहाँ तक जैसे कि हम लोगों ने जान लिया है कि सैयद वंश का मुबारक शाह था और इब्राहिम जो था वो शर्की वंश का था। अब इन दोनों के बीच में युद्ध हो जाता है और यहाँ पर इब्राहिम शाह जो थे वो पराजित हो जाते हैं, मतलब कि हार जाते हैं, मुबारक शाह जीत जाते हैं। इसके बाद में हम आगे देखते हैं कि मुबारक शाह जो होता है उसको जौनपुर की जायदाद मिल जाती है। ये युद्ध के बाद में जौनपुर की क्या हो जाता है, सारी जितनी भी जायदाद थी वो मिल जाती है। और अब ये क्या करता है, मुबारक शाह जो होता है मालवा के क्षेत्र में अगला अभियान करने के लिए जाता है और वहां पर ये क्या करता है, वहां दक्षिण भारत में मालवा का जो क्षेत्र था, वहां पर मालवा के क्षेत्र में मालवा को देखते तो ग्वालियर के अलय खान थे। अलय खान जो शासक कर रहे थे उनको इसने पराजित करता है और वहां का भी जो जायदाद होती है उसको ले लेता है। उसके बाद बयाना में उस टाइम पीरियड में मोहम्मद खां थे और उन मोहम्मद खां को भी इसने क्या किया, मुबारक शाह ने पराजित कर देता है। तीनों को पराजित करने के बाद में एक तो इब्राहिम हो गए, दूसरे हो गए अलय खान और तीसरे हमारे आ गए यहाँ पर मोहम्मद खान। इन तीन लोगों को इन्होंने पराजित किया है और पराजित करने के बाद में क्या करते हैं, एक अपने आप को एक कुशल शासक के रूप में बताता है कि मैंने इनको यहाँ से जाके उन्हीं के घर में जा करके उन्हें ही सबक सिखा दिया है। इस तरीके से अपने आप को बहुत बड़ा कुशल शासक के रूप में बताता है। इसी तरीके से आगे भी इसके बारे में क्या क्या इनकी उपलब्धियां आगे रहती हैं, क्या क्या उपलब्धियां नहीं रहती किसकी, मुबारक शाह की, उनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज तक के लिए यहीं पर रखते हैं, लेकिन अगले वीडियो में देखेंगे इनकी क्या क्या और कहाँ कहाँ के अभियान होते हैं, कहाँ क्या ऐसी क्या पोजीशन रहती है। लेकिन आज के लिए इतना वीडियो काफ़ी हो चुका है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।